नमस्कार, भारत जनमत में आपका स्वागत है। हमारे साथ जाने माने पत्रकार दिलीप मंडल हमारे साथ हैं। दिलीप सर से बात करते हैं कि बिहार में जो सृजन घोटाला हुआ है उसी पर बात करते हैं। दिलीप सर, क्या है ये सृजन घोटाले को एक आम भाषा में एक आम नागरिक कैसे समझेगा? देखिए, सृजन बहुत अद्भुत घोटाला है। मतलब आप इसका आनंद ले सकते हैं, मजा ले सकते हैं। सृजन ये है कि इस साल के बीच में ही कभी वहां के भू अर्जन विभाग ने कई सारे चेक इशू किए, लोगों से जमीन ली, उसका चेक इशू किया। वो चेक बाउंस हो गया। मतलब बिहार सरकार का चेक जो किसानों को दिया गया और लोगों को दिया गया वो बाउंस हो गया। यही सृजन घोटाले की शुरुआत है। यहाँ से सृजन घोटाला शुरू होता है। जब ये पता करने की कोशिश की गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार के चेक बाउंस हो गए। ये ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर सरकार का चेक बाउंस होना मतलब एक सरकार का दिवालिया हो जाना होता है, बहुत बड़ी बात होती है। विश्व इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके हैं जब किसी देश में सरकार के चेक बाउंस हुए। तो जब पता करने की कोशिश की गई तो पता चला कि भागलपुर जिले की ट्रेजरी ने जो अकाउंट खोले थे उसमें पैसा ही नहीं था। वो सारे पैसे खत्म हो चुके थे। यहां से सृजन घोटाले का पता चलना शुरू हुआ। अब जब लोगों ने पता करने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बैंकों में पैसा नहीं है, तो ऐसा पता चला कि सरकार जहां पर जिन बैंकों में पैसा जमा कर रही थी वहां एक सृजन नाम का एनजीओ भी अपने खाते खोल रहा था। अब उन खातों में जो पैसा था सरकार का वो पैसा ट्रांसफर हो जा रहा था। अब जब तक ये पैसा सृजन को ट्रांसफर हो रहा था और सृजन इस पैसे का क्या कर रहा था, सृजन इस पैसे को सूद पर, ब्याज पर लोगों से लेके कंपनियों को, प्राइवेट बिल्डर्स को दे दे रहा। सृजन एनजीओ। अब सरकार का पैसा है, रखा रखा लोगों को लगा बर्बाद हो रहा है, तो इसको कुछ इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उन्होंने सूद पे देने लगे। तो ये पैसा वर्षों से चलता रहा। ये 2005 के आसपास से सघन रूप से चलना शुरू हुआ। तो जब तक पैसा नीतीश कुमार के समय शुरू हुआ। वित्त मंत्री सुशील मोदी थे। सुशील मोदी का वो इलाका भी है, उनके सारे लोग ही इसमें इन्वॉल्व भी हैं। तो जब वो पैसा जब तक वापस आता रहा तब तक तो सृजन कुछ नहीं था, कोई घोटाला नहीं था। पैसा गया, रखा हुआ पैसा, बेकार पैसा सरकार का लोगों ने सूद पे दिया और पैसा 16%, 18% तक पे दिया। लोगों को पैसा आता रहा तब तक तो ठीक रहा। इस बीच में क्या हुआ कि 2008-9 के आसपास एक बार आर्थिक मंदी आई। उस मंदी को किसी तरह से ये पैसा, क्योंकि उस समय रियल एस्टेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो उसको तो झेल गया। ये बाद वाली, अभी वाली जो मंदी है और उन्होंने इसमें क्या हुआ कि ये पैसा इन्होंने बहुत बड़ा पैसा नोएडा में इन्वेस्ट कर रखा था। तो गार्डेनिया बिल्डर्स का नाम आ रहा है, इसमें कई करोड़ रुपए उन्होंने लगा दिए थे। अब गार्डेनिया की खबर अगर आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा गार्डेनिया अपने फ्लैट बना के दे नहीं पा रहा। अभी पैसा तो उन्होंने ले लिया है, फ्लैट बना के नहीं दे रहे हैं, तो बाकी की किस्त आ नहीं रही, बाकी तो पैसा आ नहीं रहा है। तो सृजन को पैसा नहीं जा रहा है, और सृजन को पैसा नहीं जा रहा है तो वो पैसा सरकार को नहीं जा रहा है। तो क्योंकि बिल्डर दिवालिया हुए, सृजन दिवालिया हुआ, तो सरकार दिवालिया हो गई। अब ये कितना, मतलब समझिए कि ये कितना बड़ा करप्शन हुआ। ये शायद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा करप्शन मैं मानता हूँ कि सरकार पर भरोसा करते हैं लोग। सरकार को पैसा है, सरकार का पैसा है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इस घोटाले में सरकार का पैसा लोगों ने खा लिया, बिल्डर को दे दिया, बिल्डर डूब गए तो सृजन के पास नहीं लौटा, सृजन के पास नहीं लौटा तो वो सरकार को नहीं लौटा पाए। ये है सृजन घोटाला। तो इसको आपने देखा, ये नहीं, इसमें एक चीज और मुझे कहनी है। देखिए, ये घोटाला किसी भी तरह से अफसर और सरकार की सहमति के बगैर नहीं हो सकता था। अब देखिए प्रोटोकॉल क्या है। बिहार की सरकार को कायदे से अपने अकाउंट सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखने का नियम यही है। आज भी व्यवस्था यही है। लेकिन जो पैसा स्टेट बैंक में रखना था वो पैसा इन्होंने 2 और बैंकों में रखना शुरू कर दिया है। एक वो इंडियन बैंक है और एक, जहां तक मुझे याद आ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में। अभी उनको ये सिर्फ ये करना था कि इन दोनों बैंकों में जो पैसा रखा गया वहां के बैंक के मैनेजर के साथ आपका एक एडजस्टमेंट होना चाहिए था। डीएम के लेवल पर जिनके सिग्नेचर से पैसा इधर से उधर होता था वहां एक एडजस्टमेंट करना था, और एनजीओ को आपको पटा के रखना था। तो आपने जैसे ही एक दूसरे बैंक में पैसा डाला, आपने सब घोटाले की शुरुआत कर दी। स्टेट बैंक की जगह किसी और बैंक में डाला, और इसके बाद एनजीओ का खाता भी वहीं खुल गया। अब वो इंटरनल अरेंजमेंट हो गया, वहां का पैसा यहाँ आ रहा है और जा रहा है। तो जब तक आता रहा तब तक बहुत अच्छा है।
अब इस पैसे को उन्होंने दरअसल 2012-13 के आसपास उड़ाना भी शुरू कर दिया था। 2013 में वो पैसा जेडीयू को भी गया, फिर बीजेपी को भी गया, चुनाव लड़ने में खर्च हो गया, लोगों ने पार्टियां कर दी, फिल्म अभिनेताओं को बुलाना, अभिनेत्रियों को बुलाना शुरू कर दिया, नाच कराना शुरू कर दिया। इसी पैसे से बिहार सरकार का पैसा जो स्कॉलरशिप में जाना चाहिए था, अब जब चेक बाउंस होने शुरू हुए तो सिर्फ वो भू-अर्जन विभाग का चेक बाउंस हो रहा है, स्कॉलरशिप के पैसे नहीं जा रहे हैं, ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो रहा है, पैसा तो है ही नहीं, पैसा तो खा चुके हैं ये। तो ये घोटाला असल में सरकार की सहमति से, वहां के डीएम वगैरह की सहमति से और ऊपर से वित्त मंत्रालय की सहमति के बगैर, और ये कई सारे जिलों में हुआ। इसका मतलब जब तक कि वहां सुशील मोदी सीधे इन्वॉल्व न रहे हों, ये घोटाला होता नहीं। और बीच बीच में देखिए चेतावनियां आती रही कि कुछ गड़बड़ हो रही है, उनको कई अधिकारियों ने, जो ईमानदार अधिकारी, उन्होंने बताया कुछ गड़बड़ हो रही है साहब, ये आप इसको ठीक करो, लगातार चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन ये चुपचाप बैठे रहे। उनको मालूम था कि पैसा घूम फिर के हमारे पास आ रहा है, और उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि कभी इकोनॉमी में ऐसा दौर आएगा जब वो पैसा लौटेगा ही नहीं। तो ये पैसा जब नहीं लौटना शुरू, उन्होंने दुकानदारों को दिया, दुकानदारों ने एक स्टोर की जगह 5 स्टोर खोल दिए, उसमें और आदमी रख लिए, नए ढंग से आपको देखिएगा पूर्वी बिहार में बिल्डरों का खेल शुरू हो गया, वो सारा पैसा यहाँ से वहां घूमने लगा। वो पैसा सब में वो सब कुछ अगर इकोनॉमी ठीक ठाक रहती तो ये नहीं होता है। एक तो जनरल ग्लोबल मंदी है, भारत में रियल एस्टेट मंदी है, ऊपर से एक बहुत बड़ी मंदी नोटबंदी के कारण आ गई। तो ये नोटबंदी जो है, ये इसने सृजन घोटाले को खोल दिया। सृजन घोटाला तो होता रहता है, लेकिन सृजन घोटाला खुला इसलिए क्योंकि नोटबंदी के कारण इनके पैसे वापस नहीं आए। ये असल में पूरे देश की जनता को, बिहार की जनता को खास करके, और वहाँ गरीब जनता को, जहाँ से सरकार से पैसा मिलता है, तमाम तरह के भुगतान होते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, ये सारा का सारा पैसा नहीं आ रहा है। इस महीने भागलपुर में 30,000 सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर 30 तारीख तक आशंकाएं बनी रहेगी। वेतन कहाँ से आएगा? वेतन भी तो उसी ट्रेजरी से जाना है, उसी बैंक को चेक इशू होना है, सरकार को वो पैसा रिकैपिटलाइज करके देना पड़ा। ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है, कितने हजार करोड़ का इसका भी आकलन भी नहीं लगाया है। सीबीआई भी इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है, कितनी ईमानदारी से करेगी दूसरा प्रश्न है। नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कृषि मंत्री, रेल मंत्री, उन्होंने सारे पद देख लिया। उनकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की जाहिर है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का सपना उन्होंने सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दिया क्योंकि सृजन घोटाला खुलने लगा था, वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान, तो ये घोटाला उनकी जान ले लेता, मतलब ये घोटाला उनको जेल में डालता। इसलिए उन्होंने तत्काल, ये देखिए एकदम उनके सुर अचानक बदले हैं। वो सम्मुख भारत की बात कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ आलोचना कर रहे हैं, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ उन्होंने एनडीए छोड़ा। वो लगातार एक रुख उनका रहा कि हम अपोजिशन स्पेस का नेता बनकर किसी तरह से मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। इस सपने को उन्होंने छोड़ा इसे इसलिए कि चलो भागते बूढ़ को लंगोटी भली वाली, कम से कम मुख्यमंत्री बन जाए और जेल तो न जाए। इसलिए जब सृजन घोटाले में चेक बाउंस होने लगे तब वो अचानक अपना रुख बदलते हैं। ये मतलब इसके पीछे कोई एक मुख्यमंत्री रह जाने के लिए इतना बड़ा फैसला नहीं उठाता। आज भी वो मुख्यमंत्री तो है, आरजेडी के साथ वो मुख्यमंत्री ज्यादा कंफर्टेबल थे क्योंकि आरजेडी के लोग बहुत दबे हुए तरीके से उनकी सारी बात मान रहे थे। बड़े बड़े पार्टनर होने के बावजूद तेजस्वी उनके चरण स्पर्श कर रहे थे। इतने अच्छी सिचुएशन को छोड़ के वो बीजेपी जैसे मजबूत पार्टी पार्टनर के साथ मुख्यमंत्री वो बन रहे हैं, जहां पर उनकी क्या औकात रह गई आप देख ही सकते हैं कि उनका कोई मंत्री नहीं बन रहा है, बेइज्जती हो रही है। प्रधानमंत्री उनके लंच का ऑफर ठुकरा दे रहे हैं। इतनी बेइज्जती उन्होंने सिर्फ इसलिए बर्दाश्त की कि जान जेल जाने से बचना था उनको, बस ये शायद उन्होंने हासिल कर लिया है। सृजन खुला, खुलते ही उन्होंने अपना रुख बदला। उनको वरना एफआईआर पर इस देश में कभी भी इस्तीफा नहीं मांगा गया। एफआईआर पर नीतीश कुमार पर 302 का इस्तीफा है, मर्डर केस का इस्तीफा है। तेजस्वी पर एक एफआईआर हो रही है जो 15 साल की उम्र में उनका कोई उनके नाम पर कोई जमीन ली गई, वो भी जमीन उनके नाम पे नहीं ली गई, इसमें कुछ शेयर ट्रांसफर हुए थे। इतने भर के आधार पर उन्होंने मतलब गठबंधन तोड़ दिया। ये बहुत सामान्य बात नहीं, इसको आप किसी भी राजनीतिक लॉजिक से आप इसको नहीं समझ सकते हैं, सिवाय इसको कि वो अपराध का ही एक लॉजिक है। फंस गए हैं तो बचना है, और बचने के लिए बीजेपी की शरण में जाना है।